जिनका परिचय आपसे कराना चाह रहा हूँ, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपने आप में एक स्वतंत्रता सेनानी की पोती, एक सेना नायक की पुत्री और गृहिणी के रूप में होने के बावजूद एक शिक्षिका के रूप में अपना पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को एक समाज सेविका के रूप में भी स्थापित किया है। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस समाज में रहते हुए जितने भी उत्तरदायित्व उनको निभाने चाहिए थे, वो एक उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभा रही हैं। तो मेरे साथ है कल्पना राजौरिया जी, जिनको मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है कि इनका परिचय क्या है। ये एक शुरुआती दौर से देखा जाए तो एक जब आपके परिवेश बचपन का था, तो आपने देखा कि आपके जो दादाजी थे, उनकी गाथाएँ 1-2 लोग सुनाते रहते होंगे और वो चूँकि एक लंबे समय तक अपने पूरे गाँव का नेतृत्व भी करते रहे। हुँ। वो प्रधान भी रहे जी, लगातार जी, 35 35 सालों साल तक। का। मैंने भी सुना तो मैंने कहा वो इतने सालों तक रहे तो एक घर में जो परिवेश होता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे भी बेहतर लग रहा है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि बचपन के बाद में जब देखा तो पिताजी चूँकि सेना में भी थे, तो अलग ही परिवेश लगता है कि देखा जाए तो दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, चाहे स्वतंत्रता सेनानी रहे हों या फिर वो सेना में रहे हों। बिल्कुल। तो कैसा लगता है ये सब ऐसे परिवार से जाना? क्योंकि ये कहते हैं ना ब्लड की एक ऐसी उमंग जो हमारे अंदर भरी हुई है और शायद इसीलिए आप आज इतने आगे तक हैं। तो कैसा प्रतीत होता है मैं पूछना चाहूँगा? हाँ, ये अपने आप में ना एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, एक फीलिंग होती है कि मेरे परिवार के लोग हमारे देश से सीधे जुड़े रहे। दादाजी थे तो स्वतंत्रता संग्राम में भी लगातार रहे, साथ ही उसके बाद जो प्रधान चुने जाते थे, तो उन्होंने इतना अच्छा अब प्रधान में और तब में प्रधान में आप ज़मीन-आसमान का फ़र्क समझ सकते हैं। आज की डेट में कुछ फंड्स भी अवेलेबल होते हैं, तब केवल सेवा थी, प्योरली सेवा। तो इस तरह का सेवा देना कि कोई और सोच ही नहीं पा रहा है उनके अलावा चेहरा, यानी वही रहेंगे निरंतर प्रधान बार-बार नियुक्त होना। तो उन्होंने ये एक अचीवमेंट था उनका। उनको जब हम देखते थे, गाँव जाते थे, तो उनकी एक चारपाई होती थी और पास में इतने सारे लोग होते थे, सब अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, उनको खाना भी दिया जा रहा है। बड़ा परिवार था, बावजूद उसके आज तो एक थाली किसी की भारी पड़ जाती है, भोजन भी कर रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, अपनी बातें भी बता रहे हैं, समस्या का समाधान हो रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि दादाजी बिज़ी हैं। इसीलिए शायद आपने जब आपका बचपन गुज़रा और उसके बाद से मैंने देखा भी है चूँकि मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, तो उसके बाद आपने सीधा-सा बोला कहाँ करना है? तो बोला समाज के लिए कुछ काम है। तो अपने आप को समाज के लिए सशक्तिकरण के तौर पे खड़ा करना है। तो शुरुआती दौर में जब आप समाज के लिए काम करना शुरू किया था, एज़ ए समाज सेवक के रूप में, हुँ। तो कैसा लगा था? कैसी लोगों की आपके प्रति जो भावनाएँ थी वो रही? देखिए हमारी ना जो पूरी एजुकेशन रही वो केंद्रीय विद्यालय से रही क्योंकि पापा एयर फोर्स में थे। तो इससे पहले हम लोग आगरा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सब जगह रह कर के आए थे। फाइनली जब डैडी ने बीआरएस लिया तो क्योंकि रूपसपुर गाँव से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो डैडी ने कहा मैं अपने गाँव में ही सेटल होना चाहता हूँ। बस हम लोगों की एजुकेशन को देखते हुए गाँव के नियर सुहागनगर में घर लिया और फिर हम हज़रतपुर में जाने लगे, वो भी केंद्रीय विद्यालय है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो केंद्रीय विद्यालय की एजुकेशन है ना, उसमें कहीं न कहीं देश की सेवा, देशभक्ति बहुत अच्छी तरह से समाहित है। तो हम लोग उससे स्वतः जुड़ते चले गए। फिर दादाजी के सानिध्य में बैठने का मेरा ज़्यादा अनुभव रहा। मुझे उनकी बातें पसंद थी। उम्र का कितना भी अंतर हो लेकिन जिसको जैसा पसंद होता है वो वहीं पे रास्ता बना लेता है। तो रात में जब वो फ्री होते थे उसके बाद उनको खाना खिला कर के और दूध वगैरह लेके उनकी दवाइयाँ चलती थी। तो हम लोग उसके बाद भी 1-1 घंटा बातें करते थे और वो मुझे वो समय बताते थे कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है तो वो किस तरह से मदद करते थे लोगों की। खाना तक पहुँचाना छोटे बच्चों का एक हाँ, बहुत बड़ा दायित्व मतलब था। एक ऐसा सीखा आपने कि कैसे समाज सेवा की जा सकती है जी, बिल्कुल। और उसके बाद आपने समाज सेवा में लग वो गए। ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे नहीं मालूम मैं तो स्टूडेंट थी। मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही, टॉपर रही, तो मैं तो अपनी बस पढ़ाई में मगन थी, समझ नहीं आया कि कब ये चीज़ें अंदर घर करती चली गईं। इंटर तक मैं बिल्कुल स्कूल गोइंग गर्ल थी, मुझे कहीं से कोई मतलब नहीं, अपने स्कूल जाना, कॉलेज जाना इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आफ्टर इंटर मुझसे कुछ लोगों ने संपर्क किया बोले कि एक रोटरेक्ट क्लब चलता है फिरोज़ाबाद में, आप उसको जॉइन कर लीजिए। क्योंकि उससे पहले कभी घर में मम्मी-पापा, भाई के अलावा अकेले गए ही नहीं थे, तो सोचा ही नहीं।
तो जब पापा के पास ये बात आई, पापा ही के पास आई थी बात कि बेटी आपकी एक्टिव है। एक अंकल थे पास में ही, उन्होंने कहा तो बेटी को जॉइन करवा दीजिए, मेरी बेटी भी वहाँ रोटरी क्लब में काम करती हैं। तो पापा ने कहा हमसे, बोले कि आप बेटा कर लो। हमने कहा, "डैडी कैसे करेंगे? हमें तो आता ही नहीं है।" एक भय होता है ना, जब तक वहाँ फील्ड और में आप खासकर गए, बेटी के लिए। बेटी के लिए और होता है। लेकिन हमें खैर हमारा रहा ईश्वर की कृपा कि हमेशा बेटों के बराबर, मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े भैया हैं, एक छोटा भाई भी है। उनके बराबर ही मुझे हमेशा वैल्यू मिली, मेरी बातों को तवज्जो दी गई घर में। तो शुरुआत तो ऐसी हुई कि पापा ही हमारे साथ जाते थे। मतलब वो मीटिंग्स में मुझे लेके जाते थे, मीटिंग में जाइए वो बाहर बैठे हैं। और वो पापा के साथ जाने का जो कॉन्फिडेंस रहा वो धीरे-धीरे अपने हाँ, मतलब सही जाते समाज सेविका की बात हाँ, है। हाँ। अच्छा आपको एक कहेंगे कि लक के हिसाब से भी बेहतर रहा कि समाज सेवा करते-करते आप एक जब गृहिणी बने और उसके बाद एक शिक्षक भी बन गए क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि समाज सेवा में एक शिक्षक का जो योगदान रहता है, बहुत वो बड़ा बराबर का होता है। है। मतलब दूसरे तरीके से बिल्कुल। आपको देखा जाए, तो हुँ, आप फिर समाज सेवा में थे और फिर समाज सेवा में आ गए। वहीं आ यानी गए। कि वहीं पे रह गए और उसके बाद फिर तो आपने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नारा दे दिया, जिसमें महिलाओं को अग्रणी करने के लिए और उनके योगदान को बताने के लिए हुँ, कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हुँ। और जिस तरह से आप आज मुझे लगता है कि फिरोज़ाबाद के ही नहीं, पूरे देश की अग्रिम पंक्ति में रह के महिलाओं को जो बता रहे हैं, कैसा लगता है महिलाओं की जो स्थिति है आज की और जो आप परिवर्तन करना चाह रहे हो, सिखा रहे हो, हुँ। तो कैसा लगता है और क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? देखिए कुलदीप जी, सवाल ही बहुत अच्छा है आपका और आपके सवाल में ही मेरा जवाब भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया स्कूल गोइंग गर्ल से लेकर के मैं एक सोशल वर्क से जुड़ी और उस समय जब कोई कैमरा था, ऐसे मोबाइल्स में अब कैमरा होता है, हर कोई साबित कर सकता है वो सोशल वर्क कर रहा है। हमारे पास ऐसा भी साधन नहीं था, तब हम पल्स पोलियो की जो अभियान चलता था उसमें ड्रॉप्स पिलाना, ब्लड डोनेशन करना, उस समय से करते हुए आ रहे हैं, जो करीब आज से 27 साल पूर्व की बातें कह सकते हैं आप। और उसके बाद मतलब जो हमने फेज़ शादी हुई, शादी भी आप समझ सकते हैं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, हम 6वें नंबर पे मैं बहू थी, दीदी थी, सब लोग थे। तो बहुत सहज नहीं होता हर चीज़ और महिला को एकदम से कोई स्वतंत्र नहीं कर देता। आज के समय में फिर भी थोड़ा-सा परिवर्तन देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ें हैं सबके सामने। तो उसके लिए रास्ता बनाना, लोगों को कन्विंस करना, परिवार को कन्विंस करना, भरोसे में लेना और ये बताना कि मैं क्या करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे किस रास्ते को चुनना है। जैसे रोटरी क्लब था तो मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे, सब लोग थे। लेकिन जब शादी हुई तो हमने कभी ज़िक्र नहीं किया इस चीज़ का। मन था कि काम करना है, तो हमने महिला संगठन ढूँढा। महिला संगठन ढूँढा तो महिला शक्ति से ज़्यादा कुछ आज भी बेहतर नहीं है, तब भी बेहतर नहीं था। तो हम जायंट्स ग्रुप ऑफ फिरोज़ाबाद महिला शक्ति से जुड़े और वहाँ जुड़े हम कुछ महिलाओं को सौम्या चौहान, रेणु अरोड़ा नाम से जानते थे, इनसे जाके मुलाकात की, तो सौम्या जी ने बताया ऐसे-ऐसे कार्य होते हैं। आपको बताएँ वो भी कैसी घटना थी कि रोड पे ये लोग जा रहे थे, उस दिन जेल में कोई कार्यक्रम था और मेरा वहाँ से निकलना हो रहा था। मैंने रुक के पूछा, "आप लोग कहाँ जा रहे हैं?" उन्होंने कहा, "जेल में आज कार्यक्रम है।" मैंने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा सोशल वर्क करूँ आप लोगों से जुड़ कर के, जो भी समाज के लिए हो पाए। उन्होंने उसी दिन से जोड़ा और तब से अनवरत ये सफ़र जारी है। तो एक जो महिला है उसको ये समझ में आया बीइंग अ लेडी मैंने समझा कि जो मुझे परमिशंस नहीं थी, जिन चीज़ों पे कभी ऑब्जेक्शंस भी थे कि नहीं ये आपके लिए उचित नहीं है, मत जाओ क्योंकि कई बार हमें ऐसी बस्तियों मलिन बस्ती में भी हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुस्लिम बस्ती में भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो घरवाले क्योंकि अंदर हैं तो वो हमें सेफ नहीं समझते थे। हालाँकि हमें कभी ऐसा किस्मत कहते हैं ना कि आप जैसा दोगे वैसा पलट के मिलता है। हमने अच्छा बिल्कुल। किया तो हमें भी समाज से अच्छा मिला। तो हमारे साथ ऐसे कोई हादसे नहीं हुए, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझाना पड़ा हमें कि ये रास्ता भी अपने लिए है और मैं हमेशा एक पंक्ति कहती हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ कहना देना सीखें। तो हम जहाँ से ले रहे हैं एजुकेशन मैंने इसी फील्ड से ली, इसी देश से ली। आज मैं जो कुछ हूँ यहीं से हूँ, तो बिल्कुल। अगर मैं जानती हूँ, तो वो महिला जो कहीं वंचित रह गई है, जो एजुकेशन के अभाव से ये नहीं जानती कि उसके क्या अधिकार होने चाहिए। मान लीजिए किसी महिला के साथ कुछ ऐसा अप्रिय घटित होता है, पति की मृत्यु हो जाती है, वो यही नहीं जानती कि अपने बच्चों को पालने के और भी संसाधन हैं जो सरकार उसको दे रही है। उसको विधवा पेंशन भी दे रही है, पारिवारिक लाभ भी दे रही है, यदि बच्चे अनाथ हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकती है, छात्रवृत्ति की योजनाएँ हैं, वो जानती ही नहीं है। तो अगर हम पढ़े लिखे लोग एक माध्यम बन जाए, माध्यम मात्र कि आपको उनकी जैसी ही स्थिति सुनी और हमने उन्हें बताया कि आप ऐसा-ऐसा कर लीजिए। अब उन्हें फॉर्म भरना ही तो नहीं आता,
फॉर्म हम भरवा सकते हैं आराम से। हम उनके लिए 1-2 बार कभी ऑफिस भी जाना होता था, डबरई जाना है, कहीं जाना है, तो वो भी कर लेते थे। जब उनको सहयोग मिलता था, आर्थिक सहयोग, तो वो जो आभार प्रकट करती थी, जो बच्चों को दुआएं देती थी या देती हैं, आपको हम बता नहीं सकते कि वो सैलरी आए चाहे कुछ आए, कहीं से धन दौलत आ जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा अच्छा, लगता है। आज के दौर में वैसे हर व्यक्ति कह रहा है कि एक छोटी-सी कविता है वो कि होना जहाँ चाहिए था नीर चीर, हम्म। देखने गया तो वहाँ चीर नीर हो गया, उन्नति सुधार सब सुख नहीं बने रहे, हम्म। भ्रष्टाचार आज द्रौपदी का चीर हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस परिवेश में आप देखें कि जहाँ तक हम मानते हैं कि जो सामाजिकता चल रही है, जिसे हम सामाजिकता ना कहें, अब नेतागिरी कहेंगे, हाँ, कह सकते हैं। जिस तरह से राजनीति चल रही है, आज की राजनीति और पुराने परिवेश की राजनीति में आज का जो परिदृश्य है, हम्म। उसे कैसे देखते हैं? कैसे आकलन करते हैं? पहले जो लोग थे वो सीधा देश से जुड़े थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आप कैसे सोच सकते हैं कि उनके मन में कहीं भी कोई दुर्भावना देश को लेके आ जाएगी? लेकिन जिनको सहजता से आज़ादी मिल गई, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उस दौर में हुआ क्या? किस तरह से आज हम छोटे-छोटे धर्म में भी बँट रहे हैं, हम जाति में भी बँट रहे हैं। उस समय क्या ऐसा दौर था? इतिहास पढ़ते हैं, हर किसी ने पढ़ा है इतिहास, हर बच्चे ने पढ़ा है। वहाँ से आप देखिए तो उठा के उन वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के समान हैं। हम केवल कुरान, बाइबल और अपनी गीता में उलझे हैं। मैं ये कहती हूँ सब कुछ सबका सार तो वही है। आप इतिहास से देखते हैं तो उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, आपको आज इतने अधिकार मिले हैं। आप शोर करते हैं घर में और कहते हैं मेरा अधिकार है। आप अधिकार समझ गए, आपने इस कर्तव्य के घेरे को तो छोड़ ही दिया कि आप जब शोर करें तो उसका भी तो अधिकार हानि में जा रहा है, वो क्यों नहीं आपसे लड़ेगा? बस ये जो चीजें आई वो अब आई हैं, पहले ऐसे लोग नहीं होते थे। पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब होता था, अब पड़ोसी पड़ोसी को देख करके जलता है। ये नहीं, फर्क आ गया। एक सुना है मैंने भी कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र वहाँ पे जाके खत्म हो जाते हैं, जहाँ जहाँ से दूसरे के दूसरे का अधिकार शुरू अधिक होते हैं। हाँ। ये बहुत एक अच्छी शिक्षा भी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। जी। तो आज जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, समाज सेविका होने के नाते, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिक्षा का एक अलग-सा ध्रुवीकरण हुआ है, हम्म। जहाँ पे हाँ, मेरा मानना है और बल्कि सबका ही मानना है कि शिक्षा एक ऐसे समाज सेविका के रूप में या समाज सेवक के रूप में दी जाती थी, जहाँ पे अपना सब कुछ दे दीजिए। हम्म। चाहे वो एसआरके जी हों या हम्म। गोयनका जी हों, सब लोगों हम्म। ने अपनी ज़मीनें दी, अपना पैसा दिया, अपना सब कुछ किया। हम्म। और आज इसके विपरीत जाके देखें तो आज व्यापार के रूप में इसे पूरी तरह से खड़ा बिल्कुल। कर दिया गया है कि जहाँ हाँ। पे हमें अभिभावक के किसी भी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है कि हम्म। जहाँ अभिभावक है वो ड्रेस खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, हम्म। वो उसकी फीस दे सकता है नहीं। तो आज जिस परिदृश्य में हमारे स्कूल चल रहे हैं, हम्म। क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि ऐसा ही होना चाहिए या कुछ बदलाव होने चाहिए? पूरी तरह से क्या, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? हर गली मोहल्ले में तो विद्यालय खोले गए हैं। मान्यता मिल कैसे जाती है, यही बहुत बड़ा प्रश्न है। मान्यता के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं और आप किसी भी विद्यालय में जाइए, आप देखिए मैक्सिमम विद्यालय आप ऐसे देखेंगे जहाँ ग्राउंड ही नहीं है। मतलब ये कविता से मिल रहा है कि जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल, मैं की तब भी हाँ, बिल्कुल है। भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं होता दिखाई दे रहा। आप स्वयं देखिए ना, आप विद्यालयों को विज़िट करिए। कौन अब विद्यालय में एक कंपल्शन होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। केवल किताबी कीड़ा बनाना है तो घर में पेरेंट्स पढ़ा सकते हैं, किताबें बच्चे पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हो सकती हैं, लेकिन स्कूल का महत्व अलग है। स्कूल में आप सहपाठी से बात करना सीख रहे हैं, चीज़ें शेयर करना सीख रहे हैं। परिवार क्या होता है आप समझ रहे हैं, समाज क्या होता है आप समझ रहे हैं। आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, आप अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, आप स्पीच देना सीख रहे हैं, सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ सीखना है आपको। लेकिन अब ऐसे विद्यालय हैं जहां लाइब्रेरी का कोई कमरा ही नहीं है, क्योंकि उनकी 5 या 8 जो भी कक्षाएं वही संचालित हो रहा है। प्लेग्राउंड तो है ही नहीं, तो स्पोर्ट्स का कौन सा आर लगेगा, कौन सा पीरियड लगेगा, है ही नहीं। और इसको प्रश्न को पूछने वाले जो संबंधित अधिकारी हैं संबंधित, वो लोग भी क्यों नहीं पूछते समझ नहीं आता। अब आपको एक छोटी सी बात बताएं, सरकारी विद्यालय पूरे सरकारी हैं, बावजूद उसके उसमें एक एसएमसी होती है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के जितने प्रबंध होंगे उसमें अभिभावक जुड़े होते हैं और कुछ हमारी जैसे हेड है वो वहां जुड़ा होगा, एएनएम जुड़ी होंगी, लेखपाल जुड़े होंगे। 4 ये पदे होते हैं, बाकी 11 लोग हमारे सदस्य होते हैं। 15 लोगों की टीम होती है जो विद्यालय चलाती है और 11 लोग वहीं के अभिभावक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चों के हित की ही बात करेंगे। सिंपल सी बात है, जिसका बच्चा विद्यालय में पढ़ेगा उसी को सबसे ज्यादा मतलब होगा उस विद्यालय से। अब
इतना समय हो गया, मैंने कहीं पे भी किसी भी पेरेंट्स से पूछा, क्योंकि मैं तो एक्टिव रहती हूँ सोसाइटी में। मैंने कहा आप में से कोई किसी स्कूल की एसएमसी का सदस्य है? नो, नो, लोग जानते ही नहीं एसएमसी है क्या। विद्यालय चल कैसे रहे हैं एसएमसी के बिना? यानी घर की आपकी पंचायत है, मैं सिंपल से शब्दों में कहूं तो आप एक बात बताइए, प्रश्न करेगा कौन और उसका जवाब देगा कौन? जैसे विधानसभा है, अगर उसमें सत्ता पक्ष है और विपक्ष नहीं है तो फिर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल है। देखिए मुझे पुराने दिन की याद आती है क्योंकि आपकी मुझे लगता है सीएलजन कॉलेज से पढ़ी हुई हैं जी, और वहाँ पे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे वीरेंद्र जी, जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी मैं थे पढ़ी हूँ। और मुझे लगता है कि एक सुधारक के रूप में वो बहुत रचित थे। तो क्या आज आवश्यकता है ऐसे वीरेंद्र जी की इस समाज के लिए या कुछ लगता है कि ऐसा होना चाहिए? वो दौर हमें भी याद है, 200 लड़के थे हमारे क्लास में और हम 2 लड़कियां थी। और मजाल है जब कोई लड़का कुछ कह जाए, क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन किया था सीएलजन, तो उसका नाम ही था डिसिप्लिन के लिए। एससी चौहान सर भी थे वहां पे, मुझे अब तो मैं अब भी मिल करके आती हूँ, उनसे मुलाकात करती हूँ। वीरेंद्र सर का तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन अलग ही रौनक थी उस कॉलेज की। और मैं इसे भय नहीं कहूंगी, भय एक अलग है, लेकिन भय के साथ समाया हुआ वो सम्मान था कि अगर उन्होंने डांट दिया, मार दिया, चिल्ला दिया तो मजाल है कोई लड़का हिल जाए वहां से। तो ये चीजें पहले चल रही थी। धीरे धीरे जो नए कानून बने, शिक्षा का अधिकार आया, उसमें कहा कि बच्चे को डांटना भी दंडनीय है, मारना भी दंडनीय है। अब बच्चे के हाथ से, वो कहते हैं ना, मिट्टी का मटका, जब कुम्हार उसे मारता थाप देता है, उसे मारना भी नहीं कहते, थाप, तो वो अंदर भी हाथ लगाता है ताकि वो टूट ना जाए। ठीक है, तो उसे साध करके वो शेप दे रहा है। आपने वो शेप देने का हक एक शिक्षक से छीन लिया। अब बच्चे तो हमारे घर पे जब पढ़ते हैं तो हम कभी कभी आप उनको भी छोटा सा दंड दे करके उसे लाइन में लेके आते हैं ताकि उसका भविष्य अच्छा बने। अब क्या हुआ, वही वाली बात के कर्तव्य नहीं पढ़े लोग अधिकार पढ़ गए। आप अक्सर अखबार में या मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं कि बच्चा खेल रहा था, उसके दरवाजे में उंगली पिच गई, कि शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। भाई, आपके घर में भी तो ऐसा हो जाता है, एक शिक्षक है, 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, वो कैसे कहाँ कहाँ देख लेगा? नहीं, ये तो बाई चांस है। ये देखा भी है कि जिन शिक्षकों ने ज़्यादा पिटाई की है, उन्हें हम आज भी ज़्यादा याद रखते ज्यादा याद करते हैं, हैं और बिल्कुल। लगता है कि उन्होंने कुछ सिखाया था। हाँ, शिक्षक सिखा ही ऐसे सकते, अगर आपको पूरा लोकतंत्र दे दे तो लोकतंत्र का तो आज भी हाल देख रहे हैं आप। तो आप कहीं ना कहीं तो थोड़े से अनुशासन होता ही है, परिवार में भी होता है। घर में पिताजी अगर आते हैं तो थोड़ा सा अनुशासन बढ़ जाता है, हर किसी के परिवार में होता है। तो क्या वो राजतंत्र हो गया? नहीं, ये एक सम्मान है। ये है कि घर में सबने सारी बातें बोली, लेकिन अब एक व्यक्ति ऐसा घर में प्रवेश कर रहा है शाम के समय कि जिसके सामने एक एप्लीकेशन के रूप में आपकी बात जानी चाहिए, और वो आपको जो बोलेंगे फाइनली हमें उसे फॉलो करना है। ये अच्छा तरीका था। देखिए, आप जैसे अब नॉर्मली अब चूँकि आज देखा जाए तो एक शिक्षिका के रूप में, एक गृहिणी के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में, एक महिला सशक्तिकरण के रूप में तो एक तरह से स्तंभ बन गए हैं। तो जब जाते हैं लोग आदर भी देते ही हैं। जी। तो आज की जो राजनीतिक परिवेश है, मुझे लगता है कि चूँकि समाज सेवा जिसने की होती है उसका राजनीतिक परिवेश आज के परिवेश से मैच नहीं खाता। तो आज के परिवेश के हिसाब से आप राजनेता जो आज के हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि आप आगे जो करेंगी उसमें किस तरह से क्या सोच रही हैं? देखिए कुलदीप जी, जब कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो वो यही तो कहता है मैं सेवा करना चाहता हूँ। यानी वो शुद्ध रूप से सेवा के लिए आया और उसने वोट मांगे, हमने उन्हें चुना। अब सेवा, जब सेवक को चुन लिया, सेवा करने आए यानी सेवक। अब जन सेवक को हमने चुना, आप देखिए कि वही जो हमारे हर दरवाजे व्यक्ति आता है, आपको उसके दरवाजे पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं कह सकती मैं, कुछ अपवाद हमेशा होते हैं। नहीं, अच्छी हाँ, बात है। हाँ, अच्छे लोग बिल्कुल हैं, लेकिन अब कहें तो अधिकांश वो हो गए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। वहां हमें अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, अपनी बात वहां पहुंचाने के लिए समस्याएं आती हैं, वहां पे भी माध्यम ढूंढे जाते हैं, किसके माध्यम से बात पहुंचाएं तो हमारी बात को ज्यादा सुना जाएगा। हम सीधे गए तो मालूम नहीं मुलाकात हुई ना हुई, ये इतनी समस्याएं आ जाती हैं। हम ये कह रहे हैं, जब वोट आपको उन्हीं पब्लिक से मांगना है तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं कनेक्टेड हैं? और जो लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, आप उनके रिजल्ट देख लीजिए, आपको अंतर अलग से दिख जाएगा। अब बाकी लोग फिर तुलना करते हैं कि ऐसा क्या है कि इस व्यक्ति में विशेष क्या है, तो वो विशेषता आप स्वयं समझिए ना। कहीं तो आप कोई कमी कर रहे हैं, आप सब एक तरफ हैं और एक अकेला व्यक्ति एक तरफ है, क्यों?
कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा कर रहा है। नहीं, ये तो देखिए ऐसे ही मालूम पड़ता है कि कल्पना राजौरिया का जो नाम है, उसको देखने के लिए हर संस्था, कोई भी संस्था, मैं रोटरी से शुरू होने वाली संस्था की आज विश्व स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर वो अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देना चाहती है तो वो कल्पना राजौरिया को देना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि देना भी चाहिए, क्योंकि सामाजिकता जिसके मन में बसी है और भरी है, जिसने सेनानी परिवार में जन्म लेके आगे बढ़ी है, तो कहते हैं ना कि आप कितना भी गलत हो जाइए या कितना भी अपने लीक से हट जाइए, लेकिन जो आपके खून में बसा है, जी, आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जब आगे जा रही हैं और राजनीतिक परिवेश इतना अ, अपने कहेंगे कि रास्ते से भटक गया है, तो आप जैसे मैंने पूछा अभी कि आप क्या चाहेंगे? लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? इस पे थोड़ा-सा बताएँ। उनको समाज से जुड़े रहना चाहिए। आपको इसलिए लेकर के आए क्योंकि हमारे पास हर व्यक्ति के पास माध्यम नहीं था अपनी समस्याओं को सुलझाने का, तो उन्होंने आपको एक माध्यम के रूप में, एक विकल्प के रूप में चुना। अब चूँकि आपको चुना ही उस विकल्प के रूप में है, तो आप उसका पूरा अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आप अलग-अलग चैनल से करिए। एक व्यक्ति बैठ कर के सारी समस्या हल नहीं कर सकता है, ये समझने की बात है। तो आप अपने वर्किंग हैंड्स क्रिएट कर सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके दरवाजे पे हर कोने से व्यक्ति आ जाए। आप हर कोने में अपना दरवाजा सेट कर सकते हैं। तरीके आपको चुनने हैं। आप कैसे चुनेंगे ये आप देखिए। जैसे कि आपने कहा मेरे एक बिंदु भी छूट रहा था हमारी बातचीत में कि मेरी जॉब भी लग गई। मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई और ईश्वर की कृपा से जैसा काम करती थी वैसे ही लोगों के बीच में पहुंची मैं। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, आप आपको बताएं कि हमें उन्हें एजुकेशन देना बस मेरा दायित्व ये है, मुझे उन्हें शिक्षित करना है और वो अच्छे नंबर से पास होने चाहिए। लेकिन मैं इतना ही नहीं करती, मैं उनके परिवार तक जुड़ी हुई हूँ, सभी के। और हर साल बैच बदल रहे हैं। उनके परिवार तक जुड़ने का केवल इतना ही औचित्य था कि जब मैं आई हूँ 6 घंटे में बच्चों के साथ बैठी हूँ, तो क्योंकि वो थोड़े निर्धन परिवारों से होते हैं, हमारे यहाँ वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उनकी अगर मैं समस्याएं सुनती हूँ तब तो वो बच्चे रेगुलर आते हैं, वरना उपस्थिति को लेके ही हमारे यहाँ एक अभियान चलते रहते हैं। तो वो उसमें ईश्वर की कृपा से मेरे यहाँ 90% से ऊपर उपस्थिति हमेशा रहती है। कारण यही है कि जब उनकी समस्याओं को हम समझते हैं ना, बहुत छोटे-छोटे कारण निकल करके आते हैं, जिसका समाधान कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता कर सकता है, अगर दिल हो तो। मेरा दिल करता है, मैं कर देती हूँ। देखिए, कोई भी जो राजनेता है वो समाधान कर सकता है, ऐसा मानना है हमारी अग्रणी पंक्ति की एक समाज सेविका, नेता नहीं कहूँगा कि समाज सेविका का। और मुझे आज इनसे बात करके बहुत दिन से मन कर रहा था कि बात करें, और इनकी जो मैंने बातें सुनी जिस हिसाब से निकली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ। आपका मैं इस समय देने के लिए भी बहुत धन्यवाद दूँगा कि आपने मुझे सुना और अपनी बात को भी बताया अंदर से। जी, तो ये थी कल्पना राजौरिया। किसी भी परिचय का मोहताज माना नहीं जाएगा इन्हें, और ये अग्रणी पंक्ति में अपने पूरे रूप से आगे चल रही हैं और चलती रही, ऐसी मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।